एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना क्लास 10th का न्यू चैप्टर और लास्ट चैप्टर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया था। और काफी कुछ मैंने डिजास्टर के बारे में, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया था। और आज जो हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। लेकिन इन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे, कैन यू रिकॉल में, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में डिजास्टर के बारे में पढ़ लिया, कहीं ना कहीं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया, तो उसी से बेसिस कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पूछा हुआ है, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। कि जब बाढ़ आती है, फ्लड का मतलब बाढ़ होता है, तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने यानी कि फ्लड आने के टाइमिंग पर कौन कौन से नुकसान होता है उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, वही हमें देखना है। सबसे पहला नुकसान होता है, पानी भर जाता है। पूरे एरिया में क्या है, पानी ही पानी भर जाता है। और वो कोई पानी साफ पानी नहीं होता बल्कि गंदा पानी होता है। जो नाले वगैरह पूरे भर जाते हैं, वही पानी क्या है, पूरा सड़कों पर आ जाता है एंड देन पूरे एरिया को फिल कर देता है। पहला डिस्ट्रक्शन तो ये हो गया। दूसरा डिस्ट्रक्शन है कि ऐसे पानी से बीमारियां बहुत फैलती हैं, क्योंकि वो साफ पानी तो है नहीं है, गंदा ही पानी है। जो पानी है उससे बहुत ज्यादा बीमारियां, लाइक कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि ओरिजिनेट हो जाती है, प्रोड्यूस्ड हो जाती है। थर्ड, लोग बाग को नुकसान होता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लोगों के लिए घर नहीं बचता रहने के लिए, बेचारे कहाँ रहे, पूरे घर में तो पानी है। खाना नहीं मिल पा रहा है, प्योर जो साफ पानी है पीने के लिए उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और चौथा जो इसमें डिस्ट्रक्शन है वो ये है कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि उस पानी के साथ बहते बहते बहुत सारे जानवर हैं, जैसे क्रोकोडाइल हुआ या मछलियां हुई डेंजर वाली, वो उस फ्लड के पानी में आ जाती हैं। और कोई भी उन्हें एनिमल या इंसान दिखता है तो उस पर क्या कर देते हैं, वो अटैक कर देते हैं। ये कुछ डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स हैं जो फ्लड के टाइमिंग पर होती है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट विच आर द इफेक्ट्स ऑफ ड्राई फेमाइन। फिर ड्राई फेमाइन का मतलब जो सूखा पड़ जाती है, बारिश नहीं हुई है सालों से, सूखा पड़ गई, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। पहला इफेक्ट, देखिए जब कभी भी आप किसी इफेक्ट किसी भी चीज के बारे में लिखें तो ध्यान रखिए पॉइंट्स में लिखना। अगर आप पैराग्राफ में लिख दोगे टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, बस ये देख लेगा हाँ ठीक है इसने ये लिखा है, 5 मार्क्स में 2 नंबर देगा। पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स में लिखिए। हाँ, तो हम लोग ड्राई फेमाइन पे थे, यानी कि सूखा पड़ जाती है। तो सूखा पड़ने के टाइमिंग पर क्या है, कोई भी क्रॉप पॉसिबल नहीं है, उस टाइमिंग पर कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर नहीं हो सकती तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा, लोग खाएंगे क्या, खाने की मार पड़ गई। तीसरा इफेक्ट, पानी तक नहीं मिल पाता, क्योंकि जहाँ सूखा पड़ रही है, बारिश नहीं है, तो वाटर लेवल कहाँ से आएगा, वाटर लेवल भी बहुत जा चुका होगा, बिल्कुल पानी नहीं मिल पाता। चौथा, गर्मी इतनी बढ़ जाती है, आधे लोग तो गर्मी से ही मर जाते हैं। खाना तो पहले बाद में आएगा, चलो ठीक है, खाना तो कोई गवर्नमेंट भिजवा भी दे कहीं से। चौथा ये तो है कि जितना वहां गर्मी पड़ रही है वो उसको सहन नहीं कर पाते और लोग वहां की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो ड्राई फेमाइन में होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है, विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक के क्या क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहली बात, जब अर्थक्वेक आया है तो वहां के जो आसपास का, देखिए जब अर्थक्वेक में जो रिक्टर स्केल होता है, एज यू नो, अगर 5 से उसकी रेंज कम है तब तक तो ठीक है, इतना नुकसान नहीं होता, थोड़ा सा बस मूवमेंट लगता है। लेकिन अगर 5 से ऊपर उसका मेजरमेंट दिखा रहा है, दैट मीन कि अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो अगर जो रेंज है अर्थक्वेक की वो 5 से ऊपर है रिक्टर स्केल में, देन इट विल मीन अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन दैट एरिया। तो फर्स्ट इफेक्ट हम ले लेते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह है, सबसे पहली बात, सबसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है बिल्डिंग्स को होता है, क्योंकि जब अर्थ मूव कर रही है तो अर्थ के अंदर क्या है, उसकी नींव है बिल्डिंग्स की, मतलब पिलर्स खड़े हुए हैं, और जब वही मूव करेंगे तो पिलर्स वगैरह भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो लोगों के घर टूट जाते हैं, या बिल्डिंग सोसाइटी है तो सोसाइटी बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो जाती है। सेकेंड नंबर डिस्ट्रॉय है कि अगर उस घर में लोग ही रहेंगे, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, बता के तो आ नहीं रहा, घर टूटा, प्रॉपर्टी तो गई, लाइफ भी जाएगी, जो उस घर में रह रहे होंगे बेचारे वो भी जाएंगे।
बच भी गए, सपोज करिए अगर बच भी गए, वो बच गए। तीसरे नंबर, जो उनका इतना पैसों से उन्होंने घर खरीदा, पूरा इतना पूरी मेहनत उन्होंने अपनी जिंदगी भर की उस घर में लगाई, वो चली गई उसके पास। गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट भले ही उन्हें कुछ पैसे भले ही प्रोवाइड कर देगी, लेकिन जितना नुकसान हुआ, सपोज करो किसी 1 करोड़ का नुकसान हो गया, तो 1 करोड़ थोड़ी ना हर किसी को बांटती रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लाइफ का तो हुआ ही हुआ, प्रॉपर्टी का भी हुआ, इसके अलावा इंसान बच गया तो इकोनॉमी वैसी हो गया, राइट। तो ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो अर्थक्वेक में होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाना, एंड व्हाट इज इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। जब जंगल में आग लग जाती है, ये ज्यादातर तब होता है जब वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जंगल पूरा सूख चुका है, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की जंगल में लगी थी, आप लोगों को याद होगा। ऑस्ट्रेलिया में क्या था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया था, जंगल पूरा सूखा हुआ था, पत्तियों में आग लग गई, और पत्ती में आग लगी तो पूरे जंगल में आग लग गई। क्या इफेक्ट है? पहला इफेक्ट, वहां के जो जानवर होंगे वो मर जाएंगे, राइट। दूसरा इफेक्ट, कि वहां का जो फॉरेस्ट, इतना अच्छा नेचर था वो पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया, जहाँ लोग घूमने जा रहे हैं, देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, ग्रीनरी देख रहे हैं, कुछ नहीं बचा। दूसरा नुकसान। तीसरा, कि जब वहां पर आग लग रही थी, तो जब बर्निंग होती है तो बर्निंग के टाइमिंग पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, राइट। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो ओजोन, जो ओजोन है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं यूवी रेज से, वो थिन होती चली जाएगी, होल होता चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और यूवी रेज पूरी तरीके से हमारी अर्थ पर आ जाएगी। ये इफेक्ट होते हैं हमारे फॉरेस्ट फायर, या फिर जितने भी आपके क्वेश्चंस थे सबके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। और जब कभी भी आप इन इफेक्ट्स के बारे में लिखें तो ध्यान रखिएगा, आप हमेशा पॉइंट में लिखिए, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। आई होप क्लियर हो गया होगी। चलिए अपने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो आज को हमें स्टार्ट करना है वो है इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर, कि कोई भी डिजास्टर होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। कोलैप्सिंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज का कोलैप्स हो जाना, एक दूसरे से टकराना और टूट जाना। फ्लडिंग ऑफ कोस्टल विलेजेस, जो कोस्टल विलेजेस होते हैं, यानी कि जो सी शोर पे या फिर ओशन के कोस्टल एरिया में जितने भी विलेजेस हैं, वहां पर बाढ़ आ जाना। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ फ्लड, उस टाइमिंग पर क्या है, खाना नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं है, फ्लड की जो भी चीजें बताई, नई नई बीमारियां पैदा होंगी, और अगर कोई जानवर आ गया, जैसे एक्वेटिक एनिमल आ गए, तो एनिमल्स और पर्सन को और ज्यादा नुकसान होता है। कोलैप्सिंग ऑफ हाउसों का एक दूसरे से टकरा कर गिर जाना। डेवलपिंग क्रैक्स इन लैंड, लैंड पर जो अर्थक्वेक के टाइम पर एकदम क्रैक आ जाता है, ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि अर्थक्वेक के टाइमिंग पर आते हैं। ये सब वही इफेक्ट्स हैं जो कि मैंने आपको क्वेश्चंस में बताए। नेक्स्ट है डिजास्टर लाइक फॉरेस्ट फायर एंड ड्रॉट आल्सो एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट। सेम एज इट इज हम फॉरेस्ट फायर की बात करें या फिर ड्रॉट, ड्रॉट यानी कि सूखा जो पड़ जाता है, वो भी हमारे एनवायरनमेंट को एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए। It's need to be think over all these aspects. The disaster indefinitely affect the economy of the nation. तो हम किसी भी तरीके से देख लें, चाहे इकोनॉमिक देख लें, चाहे हम लोग अपनी लाइफ देख लें, प्रॉपर्टी देख लें, चाहे कुछ भी देख लें, कहीं ना कहीं चारों तरफ से डिजास्टर क्या कर रहा है, हमें ही नुकसान कर रहा है, इकोनॉमी को भी नुकसान कर रहा है। इकोनॉमी कैसे? फ्लड आ गई, सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाढ़ आ गई कहीं पे, फ्लड, फ्लड आया तो लोगों को वहां बचाना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऐसे तो छोड़ नहीं सकती, वहां के लोगों को बचाना, सुरक्षा वाली जगह पे पहुंचाना, साफ पानी देना, खाना देना, रहने को घर देना। जो पैसा वो किसी डेवलपमेंट में लगा सकती थी, वो पैसा उसे वहां लगाना पड़ा उस डिजास्टर, राइट। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमारे नेशन की इकोनॉमी पर इफेक्ट किया इसने। That effect is relative to disaster and economy. That is, if any port is destroyed, there are long-lasting effects of economy due to huge expenses on its reconstruction. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने आपको फ्लड वाला एग्जांपल दिया, इसमें दूसरी टाइप का लिया हुआ है, कि सपोज करिए कि कोई पोर्ट था या कोई ब्रिज था, डिस्ट्रॉयड हो गया ड्यू टू एनी डिजास्टर। उसमें क्या हुआ कि जितना पैसा उसे बनाने में लगा वो तो बर्बाद हुआ ही, दोबारा से उसको जो रिकंस्ट्रक्ट में लगेगा वो अलग लगेगा। यानी कि अगर एक ब्रिज को बनाने में 500 करोड़ किसी गवर्नमेंट के लगे, वो टूट गया 1 साल में किसी भी डिजास्टर की वजह से,
दोबारा से उसको 500 करोड़ लगाने पड़ेंगे दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने में, क्योंकि कोई पोर्ट है या कोई ब्रिज है जो कि किसी शॉर्ट लॉन्ग वे को शॉर्ट कर रहा है, तो वो तो बहुत जरूरी है, उसको तो वो ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो उनका डबल पैसा लग जाएगा, तो इकोनॉमी को हर्ट हुआ पूरी तरीके से। An effect of disaster on social leadership is that if local leadership is not strong enough, citizens become confused. डिजास्टर कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप पर भी डिपेंड करता है। कैसे? कि अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हैं, उस स्टेट के सीएम होंगे, आई मीन टू से, हाँ, उस स्टेट के आपके सीएम होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, डीएम होंगे, अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो सिटीजन भी कंफ्यूज रहेंगे। स्ट्रांग से मतलब है कि वहां पर कोई डिजास्टर आया, उस डिजास्टर में सीएम वगैरह सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए लोगों की हेल्प करने के लिए। जब उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वहां के लोगों की हेल्प कैसे करनी है, तो सिटीजन क्या करेंगे? वो भी तो खुद कंफ्यूज रहेंगे, राइट? तो कहीं ना कहीं डिजास्टर का इफेक्ट हमारी लीडरशिप से भी है, रिलेशन में रखता है। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ प्राइवेटली है कि लोगों को ही नुकसान कर रहा है, इकोनॉमिकल, नेशनली, इंटरनेशनली, लीडरशिप हर तरीके से वो क्या है, अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट देयर पार्टिसिपेशन इन रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटीज। ये क्या करेगा कि अगर कोई लीडर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो हमें रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। अगर उसे खुद डर लगता है पानी से, या फिर उसकी टीम अच्छी नहीं है, बात करें हम, उसकी टीम अच्छी नहीं है उस लीडर की, तो क्या है, वो खुद उस हमें रेस्क्यू करने से, हमें बचाने से खुद वो डरेगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, वो अपनी मदद करने की जगह बल्कि दूसरों से मदद मांगेगी कि इस टाइमिंग पर हमारे स्टेट में ये कंडीशन है, व्हाट शुड वी डू। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अराइज ड्यूरिंग डिजास्टर। बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिजास्टर के टाइम पर अराइज होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब हो जाता है कि आपके जो नेवी है, आर्मी है, ये जो आपकी रेस्क्यू टीम है, एक तरीके से बात करें तो रेस्क्यू टीम, कि अगर बहुत ज्यादा डिजास्टर है, इतनी रेस्क्यू टीम अवेलेबल नहीं है, तो क्या है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। रेस्क्यू टीम में हमें पर्सन्स चाहिए 2000, सिर्फ 500 या 1000 प्रेजेंट है, और लोगों की डिमांड है 2000 की, तो बाकी के 1000 जो रेस्क्यू पर्सन है वो कहाँ से आएंगे, किस तरीके से लोगों की जान बचाई जाएगी। If local governing bodies are affected by disaster, related department cannot answer the problem of disaster efficiently. इसके अलावा लोकल गवर्निंग बॉडीज की बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों को जो टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं वो नहीं लगते, और हमेशा यही चीज होती है, होता है कि नहीं होता, कि आपको जो डिजास्टर के लिए बचने से के लिए या रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए जो आपको नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर डिपार्टमेंट आपको बताया जाता है, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और जब वही डिपार्टमेंट आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो बचाएगा कौन? ये भी फेल हो गया यहाँ पर। डिजास्टर में तो वैसा ही सब घबरा जाते हैं, अच्छे अच्छे। All the concerned departments are affected by disaster and thereby entire system collapse. और ऐसी डिजास्टर में, इसमें एक और एग्जांपल आ सकता है कि जैसे अचानक से डिजास्टर आया, सारे कनेक्शन टूट गए, आप बाहर जा नहीं सकते, नेटवर्क आ नहीं रहे हैं फोन में, इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं आएगा तो इंटरनेट भी वर्क नहीं करेगा, तो ऐसे टाइमिंग पर जो आपको रेस्क्यू टीम प्रोवाइड होनी चाहिए, वो एट अ टाइम, एट अ मोमेंट नहीं हो पाती है। यानी कि जो डिपार्टमेंट, जो आपको डिपार्टमेंट दिए गए थे कि हाँ रेस्क्यू टीम के लिए या इस डिजास्टर के लिए ये डिपार्टमेंट वर्क करता है, पूरी तरीके से बेकार। और जब डिपार्टमेंट बेकार हो गया, तो पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, पूरी तरीके से बेकार है, कोई मतलब नहीं है होने का। गवर्नमेंट क्या है, लोगों के लिए है, लोगों की रक्षा के लिए है, रेस्क्यू के लिए है, और जब वही वर्क नहीं करेगी तो क्या है, सिस्टम पूरा कोलैप्स्ड है, कोई मतलब नहीं है फिर उनके होने का। यहाँ पे देखिए, पार्शियल और इनकम्प्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस, contamination of water, stinky pollution of environment due to decomposing corpse of human and other animals। यहाँ पे हम लोग बात करें पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग की, और बहुत सारे ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेज हैं,
कॉन्टामिनेशन ऑफ वाटर, पानी जो गंदा हो जाता है हमारा, राइट। स्किन स्टिंगी पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू डिकम्पोजिंग कॉर्प्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। इसके अलावा एनवायरमेंट में स्टिंकी पॉल्यूशन जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स की डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। तो ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो डिजास्टर की होते हैं। स्ट्रेस ऑन वर्कर, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी एक्सेट्रा। ये तो आपके नेचुरली हो गए, जो नेचुरली होते हैं। ये आपके मैन मेड हो गए एक तरीके से। स्ट्रेस ऑन वर्कर, वर्कर्स पे स्ट्रेस आ जाता है, जैसे इस टाइमिंग पर कोरोना में चल रहा है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। जो लोगों की जॉब छूट गई है उन लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, वर्कर स्ट्रेस में है, सुसाइड कर रहे हैं। कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। ध्यान है, 3 महीने जब अच्छे से लॉकडाउन लगा था, जो लेबर्स थे तरस गए थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। क्या था वो? डिजास्टर ही तो था। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटी, एक फैसिलिटी नहीं थी। खाना भी 1 महीने तो उन्हें खाना नहीं मिला था, आप लोगों को याद होगा। बाद में जाके गवर्नमेंट ने पुलिस को लगाया कि हाँ, जो लोग आप पैदल जा रहे हैं उनको खाना प्रोवाइड करवाइए। क्या है ये? डिजास्टर ही तो है। डिजास्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नेचुरली आ गया, वो मैनमेड भी हो सकता है। नेचुरली आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे डिजास्टर होते हैं जो पूरी तरीके से सिर्फ और ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट पर उसका कोई इफेक्ट नहीं। क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट हुआ था? कुछ इफेक्ट नहीं हुआ ना कोरोना आने से। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे हुआ? एनिमल्स और ह्यूमंस पे हुआ। ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, वर्कर्स को काम नहीं है, कोई फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। इंसान एकदम क्या बोले, अब सभी लोगों को पता ही है, सब लोग इस चीज से गुजरे हैं भाई। नेक्स्ट आ जाता है नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। Taking into consideration of the scope of disaster, some of the important fact must be thought over as follows. यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पर डिजास्टर के स्कोप की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिजास्टर के स्कोप से लेकर बात कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम यूज करें और हम उस डिजास्टर के टाइमिंग पर अपने आप को बचा सकें। जैसे प्री डिजास्टर फेज। प्री डिजास्टर फेज का मतलब होता है आप लोगों को कि जब डिजास्टर, स्कूल्स में, कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि उनको डिजास्टर फेज की ट्रेनिंग दी जाती है। एक इमेजिनेशन कराया जाता है कि एक क्लास है, अचानक से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अचानक से सपोज करिए, आप इमेजिन करिए अर्थक्वेक आ गया, हमको इमेजिनेशन करके कराया जाता है। व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? क्या करते हैं टीचर कि आप अपने सीट के नीचे सर ढक लीजिए ताकि आपके अगर कुछ गिर रहा है तो आपके सर पे ना लगे। दिस इज कॉल्ड प्री डिजास्टर फेज, कि डिजास्टर आने से पहले आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करोगे। दिस इज प्री डिजास्टर फेज। नेक्स्ट होता है वार्निंग फेज। वार्निंग फेज का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, कुछ भी ऐसा चांसेस है कि डिजास्टर आ सकता है, राइट, तो लोगों को वार्निंग दे दो कि आप लोग अपने घर में चले जाइए, बारिश आने वाली है तो घर में चली जाइए, अर्थक्वेक आने वाला है तो ग्राउंड में चले जाइए, आग वगैरह जो भी चीजें हैं, तो लोगों को वार्न करो। ऐसा नहीं है आपको पता चल गया तो आप अपने अंदर मन में लेके बैठे हो, लोगों को बताइए, वार्न करिए। तो सेकंड फेज वार्निंग फेज हो गया। थर्ड फेज होता है आपका इमरजेंसी फेज। इमरजेंसी फेज का मतलब है आपका कि वहां के जो भी डिपार्टमेंट है वहां पर आप उसको बताइए कि हमारे एरिया में ऐसे ऐसे डिजास्टर आया हुआ है, हमें रेस्क्यू टीम की जरूरत है, सो प्लीज सेंड द रेस्क्यू टीम। दिस इज इमरजेंसी फेज। इसके अलावा आप अपने पास फर्स्ट एड किट रखिए ताकि अगर आपको छोटी मोटी या बर्निंग सेंसेशन या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है तो आप कम से कम कुछ टाइम के लिए तो आपके पास एक सॉल्यूशन होगा बचने के लिए, उस चोट को सही करने के लिए। एक होता है आपका रिहैबिलिटेशन फेज। रिहैबिलिटेशन फेज का मतलब है कि अगर डिजास्टर आ चुका है तो आप अपने साथ साथ लोगों की मदद करिए उनको बचाने में। यही मतलब नहीं है कि नेवी, आर्मी, पीपल रेस्क्यू टीम आएगी तभी उनको बचाया जा सकता है। आप एक सेफ जगह पर हैं, सामने वाला बंदा नहीं है, उसके पास पानी में है, कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिजास्टर है, तो हो सके तो आप उसकी मदद करिए ना। रिहैबिलिटेशन फेज। और लास्ट होता है यहाँ पर आपका रिकवरी फेज, फिफ्थ नंबर पर। रिकवरी फेज में इसका मतलब है कि जब डिजास्टर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं है ऑल टाइम नहीं है, जाएगा, एक टाइम जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने बाद कभी तो जाएगा। तो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश करिए,
जो आपकी चीज लॉस हो गई, देखो जिसकी लाइफ लॉस हो गई है उसका तो हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो बचे हैं उनको अपने साथ रखिए बचा के, रेस्क्यू। इसके अलावा जो आपका घर वगैरह सब कुछ बिगड़ गया है उसको रिकवर कीजिए। गवर्नमेंट थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बिल्कुल पैसा नहीं प्रोवाइड करती, गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती है। उन पैसे से अपना थोड़ा सा घर को रिकवर करवाइए, राइट। अगर आप वहां नहीं रहना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं कि जहां पर आपको मतलब थोड़ा सा हेल्प मिलेगी, आप वहां पर मूव कर सकते हो उन पैसों का यूज करके। ये लास्ट होता है आपका रिकवरी फेज। एक होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन फेज, 6 नंबर पे। रिकंस्ट्रक्शन फेज में आ जाता है कि आपका जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है चाहे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, दोनों का रिकंस्ट्रक्शन करवाइए। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी ब्रिज, कोई भी पोर्ट बना हुआ है हमारी सुविधा के लिए, टूट गया है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस ब्रिज या किसी भी फ्लाईओवर का यूज करके हम अपनी लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट डिस्टेंस में कवर करते हैं, जब वही टूट गया है लोगों के लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो रिकंस्ट्रक्शन करवाना भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप रिकंस्ट्रक्शन ना करवाएं। Taking into consideration to the nature and scope of disaster, only 3 aspects of disaster are important for common citizen। देखिए अभी हमने यहाँ पर बहुत सारे स्कोप देखे डिजास्टर के, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा थे, 3 थे। जो 3 हमारे फेज थे वो इम्पोर्टेंट फेज थे, और उन्हीं फेजेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला फेज आता है हमारा फेज ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी का फेज बताया मैंने, आपको बताया था। तो सबसे पहला यहाँ पे फेस ऑफ इमरजेंसी आता है, और इसमें भी हम लोग डीपली पढ़ते हैं कि क्या है। Important character of this phase is that maximum lives can be saved by quick action during this phase only। फेज ऑफ इमरजेंसी में अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी पर्सन को पता है कि डिजास्टर आने वाला है, उसको महसूस हो रहा है, या कहीं न्यूज़पेपर से या न्यूज चैनल से कैसे भी उसको पता चल गया, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पास मन में लेके बैठा है, लोगों को बता दे। वहां उसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं वो उन लोगों को बता दे कि ऐसे ऐसे डिजास्टर आने वाला है, आप लोग अपने घर में चले जाइए या किसी सुरक्षित जगह पे चले जाइए। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मैक्सिमम लाइफ को क्या है, एक क्विक एक्शन से सेव कर सकता है, बचा सकता है लोगों की जिंदगियों को। वेरियस एक्शन लाइक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, बहुत सारे, और देखिए बहुत सारे इमरजेंसी फेज में बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू एक्शन, मेडिकल असिस्टेंस, फर्स्ट एड, रिस्टोरिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, रिमूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया आर एक्सपेक्टेड इन दिस फेज। इन फेज में देखिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आ जाएगा कि कोई गुम हो गया है अपने परिवार से, तो उसको ढूंढ के लाना, उसको बचा के लाना। मेडिकल यानी कि मेडिकल उसको प्रोवाइड करना फैसिलिटी। फर्स्ट एड मैंने जैसे कि बताया कि अपने पास फर्स्ट एड रखिए। रिस्टोरिंग यानी कि रिस्टोरिंग का मतलब है आपके पास कुछ सामान खाने पीने का रखिए। कम्युनिकेशन सर्विस, आपको लग रहा है कि अगर की कोई डिजास्टर यहाँ पर है, वो वहां पर भी जा सकते हैं, उसको फोन करके तुरंत बता दीजिए। इसके अलावा अपने डिपार्टमेंट, आपके आसपास जो भी डिपार्टमेंट है रेस्क्यू टीम के, वहां पर बताइए। लोगों को अफेक्टेड एरिया से हटा दीजिए ताकि वहां के लोगों को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये सारे एक्शंस हैं जो कि हमारे फेस ऑफ इमरजेंसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज ओनली। इसके अलावा जो डिजास्टर की ग्रेविटी है उसे, वो हम लोग इसी फेज से पता लगा सकते हैं। डिजास्टर, ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर का मतलब ये नहीं कि ग्रेविटी के बारे में कुछ बताने वाला है। ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर का मतलब है कि वो डिजास्टर कितना डीपली उस एरिया को, किसी भी लोगों को इफेक्ट कर सकता है। दिस इज ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर। कितना अपनी तरफ डिजास्टर उन लोगों को खींच रहा है, जान ले रहा है। जैसे फ्लड, फ्लड में बात करें, फ्लड में अगर बहुत तेज बारिश पड़ रही है, कंटिन्यूअस घरों में पानी भर गया है, तो आप देखते हैं ज्यादा, सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है फ्लड में होता है, लाखों लोगों की मौत हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये चारों तरफ से इफेक्ट कर रहा है। एक तो इंसान में पानी में डूब के, पानी में डूब जाए, या फिर कोई एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ गया खा गया लोगों को, तीसरे नंबर कोई डिसीज पैदा हो गई। तो ये क्या है, ये ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर है कि डिजास्टर कितना डीपली लोगों को इफेक्ट कर सकता है, और इसकी डेप्थ हम लोग फेस ऑफ इमरजेंसी से ही पता लगा सकते हैं। क्योंकि डिजास्टर जितना खतरनाक होता है ना,
लोगों को बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को बचाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। सपोज करिए कि डिजास्टर बहुत डेंजरस है, अर्थक्वेक लाइक फ्लड टाइप है, वहां के एक किसी गांव में या किसी टाउन में सपोज करिए 20 लाख पीपल रहते हैं और 20 लाख में से सिर्फ 15 लाख को बचाया लिया गया, लेकिन 5 लाख की डेथ हो गई। तो सोच लीजिए 5 लोगों का मरना, 5 लोगों की डेथ होना, ये डिजास्टर की ग्रेविटी कितनी रही होगी वहां पर। 5 लोग बहुत मायने रखते हैं। एक हमारा आता है ट्रांजिशनल फेज, जो नेक्स्ट फेज है। रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस वर्ड। ट्रांजिशनल फेज का मतलब रिहैबिलिटेशन भी होता है एक तरीके से। रिहैबिलिटेशन वर्क इज स्टार्टेड इन दिस फेज आफ्टर द सब्सिडेंस ऑफ एनी टाइप ऑफ डिजास्टर। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रांजिशनल फेज में क्या होता है कि कोई भी डिजास्टर आया है किसी भी टाइप का, तो वहां पर रिहैबिलिटेशन वर्क स्टार्ट कर देना। रिहैबिलिटेशन में क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ डेब्रिस, restoring water supply, repairing roads, etc. so that it will help to bring normalcy in public life. Rehabilitation का मतलब कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहां की चीजों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से नॉर्मल लेके जाना। जैसे रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, जो पानी की सप्लाई है, क्योंकि मेन चीज क्लियर वाटर है, साफ वाटर चाहिए लोगों को पीने के लिए। रोड टूट गई है तो उनको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि जो पब्लिक की लाइफ है दोबारा से नॉर्मल हो सके। दिस इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम इज मोर इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द फेस। रिहैबिलिटेशन भी इस फेस में, जो हमारे जितने भी फेस थे सब में इम्पोर्टेंट हमारा रिहैबिलिटेशन भी आता है। क्योंकि जब कोई डिजास्टर आया तो ऐसा तो है नहीं हम सब कुछ ऐसे ही पड़े रहने देंगे। अरे रोड क्रैक है, क्रैक है तो ब्रिज टूट गया, क्या करना है, ऐसा तो हम छोड़ नहीं सकते। दोबारा से क्या है, उसको रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ेगा, रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, तभी तो आप उस एरिया में रह सकते हो। अगर आप उस एरिया को ही ऐसे छोड़ दोगे, क्या आप उस जगह पे रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। सो रिहैबिलिटेशन इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट फेज ऑफ द डिजास्टर। जनरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट ऑफर द मॉनिटरी एंड अदर टाइप्स ऑफ हेल्प टू सच पीपल। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं या मॉनिटरीज हैं जो लोगों की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। जैसे एक मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। जब केरला में हम लोगों की बाढ़ आई थी, फ्लड, राइट, कितना सभी लोगों को पता ही है, कितने सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वहां जा चुके थे। यहाँ कह सकते हैं कि कितने सारी डिसीजेस वहां पर आ चुकी थी जब केरला में बाढ़ आई थी लास्ट 2019। क्या हुआ था, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस या मॉनेटरीज ने वहां के लोगों के लिए पैसा इकट्ठा किया था, फंड वहां के लोगों को पहुंचाया था। बहुत सारे एक्टर्स ने भी दिया था। एक्टर्स को छोड़ो, हम नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं। लोगों इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज ने बच्चों के कपड़े मंगवाए थे कि अगर आपके पास जो भी कपड़े हैं जो आप यूज नहीं कर रहे हैं आप उनको लेके जाइए, वहां के लोगों के लिए भिजवाए थे। करा था कि नहीं करा था? क्या है ये सब रिहैबिलिटेशन में आता है। जरूरी नहीं रिहैबिलिटेशन की वहीं के लोग करेंगे जो डिजास्टर से गुजर चुके हैं। रिहैबिलिटेशन कोई भी कर सकता है वहां के लोगों को नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स टू सूद द मेंटल स्ट्रेस एट द अर्लीस्ट if these victims are offered with a permanent means of earning livelihood, and this is true rehabilitation। सबसे हम ट्रू रिहैबिलिटेशन की बात करें, एक स्ट्रेस जो हो जाता है ना इस डिजास्टर के टाइमिंग पर, लोगों को ये होता है कि एक तो हमने घर खो दिया अपना, इकोनॉमी अच्छी नहीं बची, पैसे नहीं बचे ज्यादा, प्लस जॉब, अपनी बहुत से लोग हैं जो जॉब खो देते हैं। तो अगर ऐसे टाइमिंग पर लोगों को अर्निंग ऑफ लिवलीहुड परमानेंट कर दिया जाए, यानी कि अगर आपको आपके मतलब आप किसी भी डिजास्टर से गुजर रहे हैं, कुछ भी हुआ है लेकिन आपकी जॉब नहीं जाएगी, आपको इस कंपनी में नहीं मिली है तो आप अपनी हमारी दूसरी कंपनी की ब्रांच में जा सकते हैं पर यहाँ डिजास्टर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे अगर थोड़ा सा रिहैबिलिटेशन किया जाए तो लोगों का मेंटल स्ट्रेस कम होगा। रिहैबिलिटेशन का मतलब यही नहीं लोगों को पानी, खाना, पानी, कपड़े दे दिए, पैसा भी चाहिए जीने के लिए। तो अगर लोगों का मेंटल स्ट्रेस सबसे ज्यादा रिहैबिलिटेशन करना है, ट्रू रिहैबिलिटेशन, तो तभी हो सकता है जब उनको परमानेंट जॉब दे दी जाए, अर्निंग का जरिया, पैसे कमाने का जरिया कर दिया जाए, जिससे लोगों को चाहे कोई भी डिजास्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इस टाइमिंग पर है कोरोना में आधे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, करा कि नहीं करा? दिस इज एक तरीके से ये हमारा डिजास्टर ही है, एंड दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू रिहैबिलिटेशन।
आधे लोग की जॉब चली गई, कोई जरिया नहीं, कुछ नहीं। तो ये कोई रिहैबिलिटेशन नहीं होता। मार्केट खोल देना या लॉकडाउन खोल देना रिहैबिलिटेशन है, पर ट्रू रिहैबिलिटेशन नहीं है। जिनकी जॉब चली गई, जिनको नहीं मिल रहा, वो कहाँ से करें। ओके। इसके अलावा एक और हमारा फेस है और बहुत से हमारे इफेक्ट्स हैं डिजास्टर के, जो हमें अपनी अभी भी डिटेल में पढ़ने हैं, और वो हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।